गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे बुक में पेज नंबर 18 पर लेसन नंबर 4 क्या नाम दिया है? इन्वायरमेंटल बैलेंस यानी पर्यावरण का संतुलन। इन्वायरमेंटल बैलेंस यानी पर्यावरण का संतुलन, ये लेसन आज हम रीड करने वाले हैं और इस लेसन को समझने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें ट्राई दिस में क्या बोला है कि आस्क द एल्डर्स इन योर फैमिली टू टेक यू टू अ रिवर साइड और टू अ लेक ऑफ स्ट्रीम्स। यानी हमें बोला है कि अपने घर के किसी बड़े या बूढ़े व्यक्ति के साथ में आप किसी अपने आजू बाजू में कोई नदी, तालाब, नाले जैसे स्थान पर तो जाते ही हो ना, और जाने के लिए भी कहा गया हमें। ठीक है, आपको जाने के लिए कहा गया। जाने के बाद में हमको क्या बोला है यहाँ पर? ऑब्जर्विंग द वेरियस लिविंग थिंग्स। यानी ये पिक्चर दिख रहा है हमें यहाँ पे, इस पिक्चर में दिख रहा है दादाजी, बच्चे दिख रहे हैं और तालाब वगैरह दिख रहा है पिक्चर में। तो हमें क्या बोला है कि ऑब्जर्विंग द वेरियस लिविंग थिंग्स, यानी हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है सजीवों का जो लिविंग थिंग है उनके बारे में, अलग अलग लिविंग थिंग के बारे में हमें ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया है। अब के नीचे में क्या लिखा है कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स यू सी देयर, यानी हमें दिखने वाले सजीवों के नामों की लिस्ट बनानी है। इफ यू डू नॉट नो द नेम्स ऑफ एनी ऑफ द लिविंग थिंग्स यू सी, मेक अ नोट ऑफ देम डिस्क्राइबिंग देयर शेप, कलर, साउंड, शेल्टर एट्स एक्स्ट्रा, और ड्रॉ देयर पिक्चर्स, काउंट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स यू सी। यहाँ पे बोला है कि वहां के जिन सजीवों के नाम तुम्हें पता है उनके चित्र खींचकर या उनके आकार, रंग या उनका साउंड, आवाज, निवास जैसे बातों का प्रेक्षण करना है और अपनी कॉपी में उसको लिखना है। ठीक है, और प्राणी और वनस्पति में कुल कितने प्रकार दिखते हैं उन्हें हमें काउंट भी करने के लिए कहा गया है। ओके, नाउ रिपीट द एक्टिविटी नियर योर हाउस, इन द स्कूल, गार्डन और इन अ फील्ड। फिर अपने घर के चारों ओर, विद्यालय के बगीचे में या फिर आजू बाजू के खेत में जाकर वापस यही एक्टिविटी हमें फिर से करने के लिए कहा गया है। आगे में कैन यू टेल यानी बताओ तुम। इन द कोर्स ऑफ योर ऑब्जर्वेशन डिड यू नोटिस एनी साइन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिविंग थिंग्स थो द लिविंग things themselves were not seen? For example, did you notice any partly eaten fruits or shells, fallen feathers, animals, tracks, dung, droppings, nest, cocoons, eggs, honeycomb, etc. यानी हमें यहाँ पे बोला है कि जो सजीव प्रत्यक्ष रूप से दिखे नहीं लेकिन वहां पर थे, यानी वहां से आकर चले गए, इस प्रकार के हमें कोई सिंबल दिखाई देते हैं, साइन दिखाई देते हैं, उनके बारे में चिन्ह दिखाई देते हैं, तो उसके बारे में हमें देखना, ऑब्जर्व करना है। जैसे उदाहरण दिया है कि आधे खाए हुए हमें फल दिखाई देते हैं, जो आधा खाया हुआ फल दिखाई देता है, ईटन फ्रूट्स और सेल्स, आधा खाया हुआ फल, या फिर पाव के चिन्ह दिखाई देते हैं, गोबर दिखाई देता है नीचे गिरा हुआ, या फिर लेंडिया जिसको बोलते हैं, घोंसले दिखाई देते हैं, या कोश, जैसे सांप, पता है सांप अपनी कोश छोड़ता है ना, तो कोश दिखाई देता है, या फिर अंडे दिखाई देते हैं, या फिर शहद के छत्ते दिखाई देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि वो एनिमल्स हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन उनके वो चीजें वो छोड़ देते हैं, तो वो बताया गया, हमें उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, सेकंड बोला है कुड यू ऑब्जर्व एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सूक्ष्म जीव है, उनका भी हमें ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया है। और तुम्हारे लिए मतलब कैन यू ऑब्जर्व, तुमको बोला है कि उसको ऑब्जर्व करो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, थर्ड बोला है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स डिड यू सी एट द प्लेस यू विजिटेड? Do you think you saw all the kinds of living things that belong there? Did you see the same living things at various places or different ones? यहाँ बोला है कि तुम जिस स्थान पर गए थे वह तुम्हें कुल कितने प्रकार के सजीव दिखाई दिए गए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया था ना, हमें नोट डाउन भी करने के लिए कहा गया था। ओके, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऑब्जर्व के समय वहां रहने वाले सभी प्रकार के सजीव तुम्हें दिखे थे क्या? जैसे पानी वाले स्थान पर हम लोग गए थे, वाटर वाले जगह पे है ना, खेत में गए थे, अथवा बगीचे में पाए जाने वाले सजीव अलग अलग थे या फिर वही एक समान ही थे, अलग अलग थे, है ना, तो आपको वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद में फिर नीचे बोला है कि द वेराइटी वी सी इन ऑल द लिविंग थिंग्स दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड द
बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट प्लेस। एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों में हमें वैरायटी दिखाई देती, भिन्नता दिखती है, उसे उस स्थान की क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। इसको अंडरलाइन करना है। ओके, हमें उस स्थान को क्या कहते हैं? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसको अंडरलाइन करना है। द वेराइटी वी सी इन ऑल द लिविंग थिंग्स दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट प्लेस। यानी एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों में जो हमें वैरायटी दिखाई देती है, भिन्नता दिखती है, उसे उस स्थान की बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता कहते हैं। ओके, इसको अंडरलाइन करना है। ओके, और लर्न भी करना है। फिर कैन यू टेल which one of the places you visited shows greater biodiversity? एंड तुमने सजीवों का ऑब्जर्वेशन किया, उनमें से किन किन स्थानों पर अधिक बायोडाइवर्सिटी तुमको, जैव विविधता तुमको दिखाई दी। यानी आपने अलग अलग जगहों का आपने ऑब्जर्वेशन किया ना, तो उसमें सबसे ज्यादा आपको किन किन स्थानों पर ज्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता आपको दिखाई दी। यानी जो प्राणी थे, एनिमल्स थे, है ना, या फिर प्लांट्स थे, वो आपको अलग अलग किस जगहों पर ज्यादा प्रमाण में दिखाई दिए, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, उसके बाद में हम नीचे देखेंगे क्या बोला है हमें यहाँ पर कि टू स्टडी द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ प्लेस साइंटिस्ट मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी हमें बोला है कि किसी क्षेत्र की जैव विविधता का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक जो प्रेक्षण करते, जो ऑब्जर्वेशन करते, उनकी संख्या पर्याप्त अधिक है। दे मेक दिस ऑब्जर्वेशन इज डिफरेंट कंडीशन सच एज डे एंड नाइट इन डिफरेंट सीजन एक्स्ट्रा। यानी यहाँ पे बोला है हमें कि रात दिन विभिन्न ऋतुओं जैसे सभी परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रेक्षण का अंकन करते हैं ना। वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट लोग हैं वो तो दिन रात मेहनत करते हैं, अलग अलग तरह के जैव विविधता उनको मिलती है देखने के लिए किसी भी डिफरेंट कंडीशन में, डे एंड नाइट में, वो डिफरेंट सीजन में भी वो यह कोशिश करते हैं ऑब्जर्वेशन करने की, है ना, बायोडाइवर्सिटी के लिए। फिर आगे क्या बोला है कि दे यूज स्पेशल डिवाइस टू मेक ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग थिंग्स दैट आर फाउंड एट ग्रेट हाइट्स ऑफ और डेप्थ एज वेल एज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी अत्यधिक ऊंचाई वाले भागों में और गहरे पानी में रहने वाले जो सजीव है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी जो सूक्ष्म जीव है, उनको भी ऑब्जर्वेशन करने के लिए विशेष साधन का उपयोग करते हैं ना। उनको करने के लिए एक स्पेशल उनको डिवाइस चाहिए, उसकी वजह से वो देखते हैं। ओके, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, है ना, उसके लिए उनको अलग स्पेशल डिवाइस चाहिए होता है। फिर क्या बोला है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ मेनी साइंटिस्ट आर ब्रॉट टुगेदर एंड स्टडीड अगेन। यानी कई वैज्ञानिकों द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशन को एकत्र किया जाता है। ओनली व्हेन ऑल सच एफर्ट्स आर मेड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन वी बी श्योर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ प्लेस। उसका फिर पुनः उसका सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। ऐसे सभी प्रयत्न बहुत साल तक, दीर्घ काल तक उसमें किए जाते हैं, तब कहीं जाकर वैज्ञानिकों को किसी क्षेत्र विषय की बायोडाइवर्सिटी में उनको कंफर्म हो जाता है, उनको, है ना, तभी वो उसमें कंफर्म, उसमें उनको विश्वसनीय प्रतीत होती है और कंफर्म होने के बाद में वो उस पर कुछ एक्शन ले सकते हैं, बता सकते हैं हमें, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है कि द इन्वॉल्वमेंट यानी पर्यावरण। यहाँ पे क्या बोला है कि द सराउंडिंग्स एंड द कंडीशन इन दो सराउंडिंग्स विच अफेक्ट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स देयर आर टुगेदर नो एज देयर इन्वॉल्वमेंट। इट इंक्लूड्स मेनी कंपोनेंट्स सच एज सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल एक्सेट्रा। यानी हम लोग परिसर जो है, परिसर यानी हमारा आजू बाजू का सराउंडिंग्स है ना, ये सबको पता है। जैसे एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं कि विद्यालय यानी स्कूल, हमारा स्कूल का परिसर कैसा है, अच्छा है, सुंदर है ना। बाजार का परिसर, हम कभी आप लोग मार्केट में गए हो तो बाजार देखा है तो वहां का कैसे गंदा हो जाता है बाजार
गंदी सब्जियां वगैरह पड़ी रहती है, तो हम बोल सकते हैं उसको कि बाजार का परिसर, बाजार का सराउंडिंग्स गंदा है, कुछ अच्छा है। ठीक है, तो जो सराउंडिंग होता है, परिसर का जो अर्थ होता है, उस मतलब क्या होता है परिसर का अर्थ, यानी हमारे आसपास का, हमारे सराउंडिंग यानी हमारे आसपास का स्थान, यानी हमारे आजू बाजू का स्थान। तो घर हो या स्कूल हो, उसके जो सराउंडिंग होता है उसकी अपेक्षा जो गांव होता है, विलेज का सराउंडिंग सबसे अधिक क्या होता है, बड़ा होता है, विस्तृत होता है, बड़ा होता है ना। जैसे प्राणी है या फिर सनलाइट जिसको हम लोग सूर्य प्रकाश कहते हैं, एयर हवा है, पानी है, मिट्टी है, वनस्पतियां है, ऐसे बहुत सारे घटकों का हमारे जीवन से क्या होता है, संबंध होता है, हमारे जीवन में इंक्लूड्स होते मेनी कंपोनेंट्स। ओके, फिर क्या बोला यहाँ पर कि इन सभी जो कंपोनेंट्स होते हैं, it includes many components such as sunlight, air, water, soil, plants and animal etc. यानी जो प्राणी, सूर्य प्रकाश, हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पति जो है, जैसे बहुत सारे घटक हमारे जीवन से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, हमारे जीवन से उनका संबंध होता है। परिसर के ऐसे सभी जो घटक है जिनका हमारे जीवन से संबंध होता है, रिलेशन होता है, हमारे जीवन से संबंध होता है, उनके मेल द्वारा क्या तैयार होता है, इन्वॉल्वमेंट, उनके मेल द्वारा पर्यावरण बनता है। फिर आगे के पैराग्राफ में क्या बोला है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, देयर इज अ लॉट ऑफ गिव एंड टेक और इंटरेक्शन बिटवीन देम। इन्वॉल्वमेंटल साइंस स्टडीज दिस इंटरेक्शंस, यानी यहाँ पे बोला है कि सजीव और निर्जीव भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, है ना। जैसे हम लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, वैसे ही जो सजीव, हम क्या है, सजीव है ना। तो हम सजीव, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, दोनों भी एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो इनके बीच में आपस में सदैव कुछ ना कुछ लेन देन, इंटरेक्शंस होते रहते, लेन देन अर्थात अंतरक्रियाएं होते रहती है। पर्यावरण विज्ञान में इन्हीं अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, और इन्वॉल्वमेंटल जो साइंस है उसमें इंटरेक्शन के बारे में ही स्टडीज होते रहती है। जैसे हमको नीचे में पिक्चर्स दिए, लुक एट द पिक्चर ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, यहाँ पे हमें कुछ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग के पिक्चर्स दिए हैं। और क्या बोला है कि लुक एट द पिक्चर ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स शो बिलो, डिस्कस द म्यूचुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन दीज वेरियस फैक्टर्स ऑफ द इन्वॉल्वमेंट। यानी हमें बोला है कि यहाँ पे नीचे बॉक्स में सजीव और निर्जीव, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के पिक्चर्स दिए हैं, और इन्वॉल्वमेंट के बारे में हमें बोला है कि विभिन्न घटकों के आपस में संबंधों की चर्चा करने के लिए कहा गया है। तो हमें देखो पिक्चर में यहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमल्स है ना दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार के बड़े छोटे एनिमल्स हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पे दिखा है ये पिक्चर, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द इन्वॉल्वमेंट, पर्यावरण के सजीव और निर्जीव घटक के पिक्चर्स आपको देखने। ओके, पेज नंबर 20 पर हमें दिया है द फूड चेन। ठीक है, क्या बोला, लुक एट द पिक्चर बिलो, यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है हमें, ये पिक्चर देखना है। और क्या बोला नीचे में कि ग्रासोफर्स ईट ग्रास एंड लीव्स, जो ग्रासोफर दिख रहा है, ग्रासोफर क्या करता है, ग्रास को और घास को और लीव्स को खाता है। ठीक है, बर्ड्स ईट ग्रासोफर्स, और जो बर्ड्स है, बर्ड्स किसको खाता है, ग्रासोफर्स को खाता है। ग्रासोफर्स यानी टिड्डा। ठीक है, पक्षी किसको खाता है, टिड्डे को खाता है, और टिड्डा ग्रासोफर किसको खाता है, लीव्स एंड ग्रास को खाता है। ओके, यानी सभी एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर फूड चेन के बारे में। कैन यू टेल वो ईट्स बर्ड्स, यानी पक्षियों को कौन कौन खाते होंगे, तो आपको बताना है। ठीक है, सेकेंड है व्हाट इज द फूड ऑफ प्लांट्स, वनस्पतियों के भोजन कौन से, ये हम पढ़ चुके हैं इसके पहले। ठीक है, तो आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बताओगे लिखकर मुझे। ठीक है, अब क्या बोला है नीचे में, लुक एट द पिक्चर बिलो, यहाँ पे हमें चित्र देखना है। यहाँ पर चेन दिख रही है। ठीक है, क्या बोला है, देयर आर सेवरल लिंक्स इन दिस चेन, इफ द लिंक्स वेयर टू सेपरेट फ्रॉम ईच other could they be called a chain, even though each link is a complete object, it is joined to the links before and after it.
इफ एनी लिंक्स कम्स लूज द चेन इज ब्रोकन। यानी इस श्रृंखला में हमें यहाँ पर क्या दिख रही है, लिंक, चेन की है ना, कड़ियां दिख रही है। इनकी जो कड़ियां है, जो चेन दिख रही है ये, इसमें से इन कड़ियां अलग अलग हो जाए तो क्या हम उसे चेन कह सकते हैं क्या? अगर ये इन सबको सेपरेट कर दिया जाए तो इसको हम चेन कहेंगे क्या? नहीं ना। प्रत्येक कड़ी अपने आप में एक संपूर्ण होने पर भी वह आगे तथा पीछे की कड़ियों से परस्पर क्या है, जोड़ी गई है, कंबाइन, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ज्वाइंट है। विश्व की कोई भी एक कड़ी अगर निकल जाए तो यह चेन क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ब्रोकन हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ओके, खंडित हो जाएंगी। यानी ये जो चेन है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। आगे क्या बोला है कि इफ इन द फर्स्ट पिक्चर वी सी द सन, सम प्लांट्स, अ ग्रासोफर्स एंड अ बर्ड, ऊपर हमने देख चुके हैं ना, दे आर ऑल कनेक्टेड, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड थे। ग्रासोफर, बर्ड्स है ना, और सन, प्लांट्स, सभी एक दूसरे से क्या थे, कनेक्टेड थे। ईच ऑफ द कंपोनेंट्स, प्लांट्स, grasshoppers, birds is food for the next one. That is why we say that they form a chain. Such a chain, it is called a food chain. Each of these components is a link in a food chain. फूड चेन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर दिया है कि इन द फर्स्ट पिक्चर, जो हमने ये ऊपर में फर्स्ट पिक्चर देखा है नहीं है, ये जो पिक्चर देखा ऊपर में फर्स्ट पिक्चर, तो वही कहा गया है हमें यहाँ पर कि इन द फर्स्ट पिक्चर वी सी द सन, सम प्लांट्स। यहाँ पे हमें सन दिख रहा है ना, सन सूर्य प्रकाश के किसके वजह से होता है? सूर्य, वनस्पति। यहाँ पे हमें ग्रासोफर्स, यहाँ पे हमें सन दिख रहा है, ये प्लांट्स दिखाई दे रहा है, ग्रासोफर्स दिखाई दे रहा है, बर्ड्स दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में। तो वहाँ पे हमको यही बोला है कि वी सी द, हमने सन देखा, सम प्लांट्स देखे, ग्रासोफर्स देखा एंड बर्ड देखा। दे आर ऑल कनेक्टेड, और ये सभी क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए है। Each of the components, plants, grasshoppers, birds is food for the next ones. यानी सभी जो है एक दूसरे से जुड़े होने की वजह से एक घटक दिखाई देते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये लोग। That is why we say that they form a chain. Such a chain is called a food chain. इसको क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। यानी अपने भोजन के कारण ये लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि यह एक क्या है? चेन है। ऐसी श्रृंखला को ही आहार श्रृंखला, फूड चेन कहा जाता है। ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स इज अ लिंक इन अ फूड चेन। उसका प्रत्येक घटक फूड की चेन के रूप में एक कड़ी होता है, प्रत्येक घटक उसका आहार श्रृंखला की एक कड़ी होती है। प्रत्येक कंपोनेंट्स एक दूसरे से जुड़ा होता है। क्योंकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है, यदि सन की वजह से, सनलाइट की वजह से क्या होता है? प्लांट्स अपना फूड तैयार करते हैं ना, और उसको कौन खाता है? ग्रासहोपर खाता है। अगर ग्रासहोपर नहीं होता तो बर्ड्स किसको खाते हैं? ग्रासहोपर्स को खाते हैं, तो बर्ड्स भूखे मर जाते हैं ना। यानी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे की चेन जुड़ी होती है। इसको हम लोग और भी आगे देखेंगे। यहाँ पर क्या बोला है? कैन यू टेल मी, लुक एट द पिक्चर, व्हाट इज द डियर्स फूड। यहाँ पे हम पिक्चर, व्हाट इज द डियर्स फूड। डियर्स का फूड क्या है? लीव्स है ना, घास और लीव्स खाता है। उसके बाद में व्हाट इज द फूड फॉर द टाइगर। टाइगर बाघ किसे खाता है? डियर को खाता है, यानी से छोटे प्राणी को खाते हैं। फिर नीचे में क्या बोला है कि द पिक्चर बिलो शोस अनोदर फूड चेन, यानी नीचे दिए गए चित्रों में एक आहार श्रृंखला, फूड चेन हमें दिखाई दी गई। नीचे में हमें और दिखाई दे रही है, यू हैव टू गेस द मिसिंग लिंक इन इट। और हमें बोला है कि इसकी एक जो मिसिंग लिंक है वो हमको पहचाने, गेस करनी है। यू हैव टू गेस द मिसिंग लिंक in it, ठीक है। लुक एट द फर्स्ट एंड थर्ड पिक्चर, थिंक ऑफ द कनेक्शन बिटवीन देम एंड कंप्लीट द चेन। देखो हमें पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे कि सनलाइट दिख रहा है, सनलाइट की वजह से जो प्लांट्स है वो अपना फूड तैयार करते हैं, और जो लीव्स है, प्लांट्स की जो लीव्स होती है, लीव्स पर ये दिख रहा है बारीक कीड़ा है ना, इसको सूडी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जो बारीक कीड़ा दिख रहा है यह लीव्स खाता है, ओके। अब इसको कौन खाता है? और ये मिसिंग है, इसका पिक्चर हमें दिया नहीं है, ठीक है, तो ये मिसिंग है। तो इसको कौन खाता है? उससे बड़ा प्राणी खाता है,
खाता है, ये हमें एक फूड चेन दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीच का है, बीच वाला जो मिसिंग है वो क्या है, वो हमें बताने के लिए उन्होंने कहा गया। ओके, तो अब यहाँ पर हमें क्या आप इसमें कर सकते हो, ग्रासोफर्स हमने ऊपर देखा सबसे पहले कि एनिमल जो प्लांट्स है, प्लांट्स को जो लीव्स पर ये होता है, छोटा प्लांट है ना, इसको हम सुडी कहते हैं, ठीक है। इसको कौन खाता है, ग्रासोफर्स खाते हैं। तो हम लोग बीच में यहाँ पर ग्रासोफर्स या फिर बर्ड्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको और उससे बड़ा प्राणी खाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बर्ड्स, यहाँ पर बर्ड्स, हम लोग बर्ड्स लिख सकते हैं यहाँ पर, या ग्रासोफर्स लिख सकते हो आप, ठीक है। अब उसके बाद में हमें नीचे में पेज नंबर 21 पे क्या बोला है, नेक्स्ट पेज पे, कि इन नेचर देयर आर मेनी फूड चेन, इफ वन ऑफ द लिंक इन अ चेन बिकम्स एक्सटिंक्ट कैन द फूड चेन लास्ट। यानी प्रकृति में बहुत सी फूड चेन की श्रृंखलाएं होती है ना, फूड चेन होती है बहुत सारी, नेचर में मेनी फूड चेन्स होते हैं। इफ वन ऑफ द लिंक्स इन अ चेन बिकम्स एक्सटिंक्ट कैन द फूड चेन लास्ट। उनमें से किसी भी श्रृंखला में, किसी भी चेन की कोई भी एक अगर कड़ी नेचर से गायब हो जाए तो क्या फूड चेन बनी रहेंगी, क्या नहीं ना, एक नए गायब हो गया। तो जैसे यहाँ पर हमें और दिया हुआ है पिक्चर में कि यहाँ पर सनलाइट है, सनलाइट के द्वारा जो प्लांट्स है वो अपना फूड तैयार करता है। फिर जो लीव्स है, लीव्स को कौन खाता है, रैबिट, हमें और दिया यहाँ पे। इसके पहले हम लोग ग्रासहोफर देख चुके हैं, बर्ड्स देख चुके हैं, डियर देख चुके हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, रैबिट को, ठीक है। और रैबिट को कौन खाता है, स्नेक्स खाता है ये। तो इस तरह से अगर रैबिट गायब हो जाए, या रैबिट जैसे और भी कोई एनिमल्स जिसको उससे थोड़े बड़े एनिमल्स खाते हैं, तो यह भूखे रह जाएंगे, है ना। यानी इस तरह से जो फूड चेन है वो कंटिन्यूसली चलते रहती है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था डियर और टाइगर वाला, तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं कि जैसे घास, हम लोग ग्रास ले सकते हैं, इसमें इस फूड चेन के लिए ग्रास ले सकते हो, ग्रास के बाद में डियर ले सकते हैं ये, एंड टाइगर ले सकते हैं। तो इन तीनों में से अगर एक भी चेन में से अगर एक भी बाहर निकल जाएगा, तो जैसे घास, हिरन और बाघ, ये हम लोग एग्जाम्पल अभी लेते हैं, तो इस श्रृंखला में से एक भी घटक अगर निकल जाएगा तो हिरन, या एग्जाम्पल हम लोग हिरन को बाहर निकाल लेते हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ पर ग्रास रखते हैं और टाइगर रखते हैं और डियर को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर डियर बाहर निकल गया, हिरन या घटक निकल गया, तो जो आहार श्रृंखला है वो क्या हो जाएंगी, खंडित फूड चेन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। क्योंकि जो टाइगर है वो तो ग्रास नहीं खाता है ना, तो टाइगर फिर यह भी खत्म हो जाएंगे। यानी इस तरह से जो टाइगर जिस छोटे एनिमल्स को खाते हैं वो एनिमल्स का होना जरूरी है। इस तरह से जो फूड चेन है वो कंटिन्यूसली चलते रहती है। अब हम पढ़ेंगे द फूड वेब के बारे में, आहार जाल के बारे में। ऑब्जर्व द वेरियस फूड चेन शो इन द पिक्चर बिलो। नीचे दिए हमको यहाँ पर नीचे में सर्वल फूड चेन हमें यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, फूड वेब के बारे में पिक्चर नीचे में दिख रहा है यहाँ पे पेज नंबर 21 में, ठीक है। तो ये हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या बोला है, कैन यू टेल, फाइंड द डिफरेंट फूड चेन ऑफ विच द वर्म एंड द माउस फॉर्म अ लिंक। यानी चूहा और जो चूहे के बारे में बोला है और वर्म के बारे में बोला, सूडी के बारे में, ठीक है। चूहा और सूडी किस आहार श्रृंखला के घटक है वो हमें इस चेन में से ढूंढने के लिए कहा गया है। फिर यहाँ पे क्या बोला है कि ऑन लिविंग थिंग्स कैन बी अ पार्ट ऑफ अ नंबर ऑफ फूड चेन दैट गिव्स राइज टू अ फूड वेब इन नेचर। एक ही सजीव अलग अलग आहार श्रृंखला का घटक हो सकता है, इसलिए प्रकृति में, नेचर में आहार जाल, फूड वेब दिखाई देते हैं। जैसे हमें यहाँ पर देखो दिख रहा है, ये बहुत सारे एनिमल्स छोटे भी दिख रहे हैं, बड़े भी दिख रहे हैं। कुछ ग्रास खा रहे हैं, कुछ छोटे एनिमल्स को खाते हैं, तो कुछ उससे बड़े एनिमल्स को खाते हैं, कुछ फ्रूट्स खाते हैं। यानी हमें यहाँ पर अ फूड वेब फॉर्म्ड बाय द इंटरलिंकिंग ऑफ सेवरल फूड चेन, विभिन्न आहार श्रृंखलाओं के मेल से निर्मित हमें फूड वेब यानी आहार जाल दिख रहा है। यहाँ पर देखो ये दिख रहा है, डियर और ये फॉक्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे हमको एरो भी किया हुआ है यहाँ पर। डियर लॉयन उसको खाते एक दूसरे को, रैबिट को ये खाता है,
दिख रहा है या नहीं? ये यहाँ पर हमें एरो की है कि कौन सा एनिमल किस एनिमल को खाता है। तो आपको ये पिक्चर अच्छे से देखना है और समझना है। यहाँ पर हमको एरो के द्वारा दिखाया गया है कि कौन किसको खाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर यानी एक ही एनिमल दो को भी खा सकता है। यहाँ पे हमें पूरे फूड चेन में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। आप इसको पिक्चर को अच्छे से देखना है। वैसे ही हमें एनिमल के वैसे ही हमें प्लांट के बारे में भी दिख रहा है। यहाँ पर क्या बोला है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड इन फूड चेन प्लांट, यानी फूड चेन जो है वो मुख्य भोजन वनस्पतियां है। सबसे मेन तो प्लांट्स ही है ना, प्लांट्स ही नहीं होंगे तो बाकी के एनिमल्स क्या खाएंगे? यानी प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स है, उसको फिर बड़े एनिमल्स खाते हैं, तो सबसे मेन क्या है? प्लांट्स है। तो प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या बोला है कि एवरी लिविंग थिंग गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी प्रत्येक सजीव के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्या है? पर्यावरण से ही प्राप्त होता है, इन्वॉल्वमेंट से प्राप्त होता है। मेनी एनिमल्स इन द इन्वॉल्वमेंट ईट ओनली प्लांट्स, पर्यावरण के बहुत से जो प्राणी है एनिमल्स है केवल क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते, ओनली ईट करते हैं प्लांट्स, है ना। अदर एनिमल्स ईट द एनिमल्स दैट लिव ऑन प्लांट्स, और बाकी के जो प्राणी है वनस्पतियां खाने वाले प्राणियों को खाते, जो बाकी कुछ मतलब प्लांट्स को खाते हैं, और बाकी के जो प्लांट एनिमल्स है वो प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स को खाते हैं। बट प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, लेकिन जो वनस्पतियां प्लांट्स होते हैं वो सूर्य प्रकाश यानी सनलाइट की उपस्थिति में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके खुद का फूड खुद तैयार करती है। प्लांट्स किसी और पर डिपेंड नहीं होती है, ये खुद का फूड खुद तैयार करती है। इट मीन्स दैट प्लांट्स आर द मेन सपोर्ट ऑफ एवरी फूड चेन, इसका मतलब यही है कि प्रत्येक आहार जो प्रत्येक फूड चेन है, प्रत्येक आहार श्रृंखला है, उसका मेन आधार क्या है? प्लांट्स है। सपोर्ट क्या है? प्लांट है। It means that plants are the main support of every food chain. सभी फूड चेन का मेन सपोर्ट क्या है? प्लांट है। जैसे हमको दिख रहा है यहाँ पे ये सनलाइट दिख रहा है, ये सनलाइट के द्वारा क्या करती है? जो प्लांट है ये प्लांट सॉइल में से वाटर लेता है, ऑक्सीजन, एयर की ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हमको देता है, कार्बन डाइऑक्साइड खुद लेता है, एंड सनलाइट के द्वारा अपना फूड तैयार करता है। ओके, तो वैसे ही आपको बताया मैंने, आपको ये डायग्राम देखना है और ये जो फूड वेब दिया है हम नीचे में समझना है एरो के द्वारा। यहाँ पे हमें पूरा क्लियर दिख रहा है कि कौन सा एनिमल किस एनिमल को खाता है और कौन प्लांट्स को खाता है, कौन बड़े एनिमल्स को खाता है, ये हमें एरो के द्वारा दिखाई दे रहा है। तो आपको ये पेज नंबर 21 का ये फूड वेब अच्छी तरह से देखना है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट पेज है हमारा 22 पेज। 22 पेज में हमें दिख रहा है इन्वायरमेंटल बैलेंस, पर्यावरण का संतुलन। क्या बोला है यहाँ पे कि देयर आर मेनी फूड चेन्स इन अवर इन्वॉल्वमेंट, हमारे पर्यावरण में, हमारे इन्वॉल्वमेंट में बहुत से फूड चेन्स होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस फूड चेन एवरी लिविंग थिंग्स गेट्स द फूड इट नीड्स एंड देयरफॉर कंटिन्यूस टू लिव। इन्हीं आहार श्रृंखलाओं द्वारा पर्यावरण के प्रत्येक सजीव को क्या प्राप्त होता है? उनका फूड प्राप्त होता है और वह जीवित रहता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल हैव द प्रोसेस ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यू, डेड एनिमल एक्सक्रीटा एक्स्ट्रा। यानी क्या बोला है कि मिट्टी में जो स्थित सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, सूखे पत्ते, प्राणियों के डेड एंड बॉडी है ना, प्राणियों के मृत शरीर और उनके मलमूत्र जैसे पदार्थों को सड़ाने का काम करते हैं। कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। एज अ रिजल्ट सब्सटेंस दैट हेल्प द ग्रोथ ऑफ प्लांट आर फॉर्म्ड एंड गेट एडेड टू द सॉइल। प्लांट यूज देम फॉर देयर ग्रोथ, इसके द्वारा ही वनस्पतियों के लिए आवश्यक जो पोषक पदार्थ है वो मिट्टी के अंदर तैयार होते हैं। इसका उपयोग करके वनस्पतियां में क्या होती है? ग्रोथ होती है। Thus plant use substance in the soil for their growth, and when plants and animals die, the decomposition of their remains
adds this substance to the soil once again. This is a important cycle in the involvement. यानी जमीन जो है, मिट्टी के अंदर वाले पदार्थ का उपयोग करके वनस्पतियों की क्या होती है, ग्रोथ होती है। और प्राणी और प्लांट्स जो है, वनस्पतियों के अवशेष जो बचे हुए रहते हैं, उसको सड़ने पर बने उस जो पोषक पदार्थ होते हैं वो फिर से जमीन के अंदर में जाना, पुनः जमीन के अंदर जाना। और ये प्रक्रिया जो है वो पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण चक्र है, जिससे हमने देखा इसके पहले फूड चेन के बारे में। वैसे ही यहाँ पर जो प्राणी प्लांट्स जमीन में से बाहर निकलते हैं, जमीन में से सूर्य प्रकाश के द्वारा उसकी ग्रोथ होती है, फिर उसको थोड़े बड़े प्राणी खाते हैं, है ना, उसको फिर और छोटे प्राणियों को बड़े प्राणी खाते हैं। फिर जो प्राणी है, एनिमल्स जो है, वो उनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद में उनका जो शरीर है, उनकी बॉडी मिट्टी में मिल जाती है, सड़ जाती है ना। फिर उसमें से वापस डिकम्पोजिशन होने के बाद में वापस उसमें से क्या होता है, दूसरा प्लांट्स तैयार हो जाता है। इस तरह से जो यह श्रृंखला है, यह कंटिन्यूसली चेन जो है ये चलते रहती है। साइकिल इन द इन्वॉल्वमेंट की जो यह पर्यावरण के जो चक्र है ये चलते रहता है। ऑल्सो लिविंग थिंग्स गेट अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ द वाटर साइकिल। जैसे जल चक्र हमने देखा, वाटर साइकिल देखा, तो पर्यावरण के सभी सजीवों को पानी मिलता रहता है ना। ये जो वाटर साइकिल हमने देखा, ये भी कंटिन्यूसली ऐसे चलते रहता है। उसके द्वारा ही हम लोगों को पानी मिलता है। बारिश होती है, बारिश का पानी जमीन पे गिरता है, फिर सन की हीट की वजह से उसका वाष्प में बदल होता है। वाष्प ठंडे होने के बाद में ऊपर जाकर बादल बनते हैं, टकराते हैं, फिर वापस बारिश होती है, फिर वाष्प बन के पानी, यानी इस तरह से ये जो चक्र है यह चलते रहता है कंटिन्यूसली, वाटर साइकिल। लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर ब्रीथिंग एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्लांट्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर मेकिंग देयर फूड। यानी सजीव अपने श्वसन के लिए, है ना, ब्रीथिंग के लिए वातावरण की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। उनके द्वारा जो निकली गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका उपयोग कौन करता है, वनस्पतियां, प्लांट्स, है ना। प्लांट्स भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है। और हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑक्सीजन। हमको ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, है ना। तो हमें ऑक्सीजन कौन देता है, प्लांट्स देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग देते हैं किसको, प्लांट्स को, जिसकी वजह से वो अपना फूड बनाता है। ठीक है, फिर क्या बोला, ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस एंड गेट्स एडेड टू द एयर अगेन। दिस टू इज अ साइकिल इन नेचर। यानी प्लांट्स के द्वारा हमारे द्वारा निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग कौन करता है, वनस्पतियां, प्लांट्स करती है, और उससे वो अपना फूड तैयार करती है और उनके द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो इस प्रक्रिया में निर्मित होने वाली ऑक्सीजन पुनः वातावरण में घुल मिल जाती है। यानी यह भी एक क्या है, नेचर साइकिल इन नेचर। यह भी प्रकृति का एक चक्र है कि हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड से वो फूड बनाती है प्लांट्स, एंड प्लांट्स के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो यह क्या है, साइकिल इन नेचर, है ना, प्रकृति का एक चक्र है, प्राकृतिक चक्र है। फिर क्या बोला है कि देयर आर सेवरल अदर सच साइकिल्स इन नेचर, दस देयर इज इंटरेक्शन अमोंग्स लिविंग थिंग्स एंड बिटवीन लिविंग एंड नॉन living things in nature. The interactions go on continuously. This helps to maintain the food chains in the environment. When the various cycles in the environment go on uninterrupted, इन्वॉल्वमेंटल बैलेंस गेट्स मेंटेन। यानी हमें यहाँ पे बोला है कि पर्यावरण में ऐसे अनेक बहुत सारे चक्र होते हैं, बहुत सारे साइकिल्स होते हैं। सजीव यानी लिविंग थिंग पर डिपेंड रहते हैं। तो लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग पर, इनमें परस्पर क्या होता है, एक दूसरे का इंटरप्शन चलता रहता है, इसको हम लोग आदान प्रदान कहते हैं। इसके द्वारा ही पर्यावरण यानी इन्वॉल्वमेंट जो है, यह पर्यावरण की जो फूड चेन, आहार श्रृंखला है, वह चलते रहती, कंटिन्यूसली चलते रहती है। पर्यावरण के सभी साइकिल्स अखंडित रूप से चलते रहने से पर्यावरण का बैलेंस बना रहता है, गेट मेंटेन होते रहता है। इन्वॉल्वमेंट बैलेंस यानी यह जो साइकिल है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का,
तो एक दूसरे प्राणी का एक दूसरे पर डिपेंड रहने का जो साइकिल है यह कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए, तभी हमारे इन्वायरमेंटल बैलेंस मेंटेन रह सकता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा फूड चेन के बारे में, वाटर साइकिल के बारे में, है ना, प्लांट्स, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। ओके, फिर ऑलवेज रिमेम्बर, हमें क्या बोला है, हमेशा क्या याद रखना है कि फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ लिविंग थिंग्स इट इज इम्पोर्टेंट दैट इन्वायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन। सजीव का अस्तित्व बने रहने के लिए पर्यावरण का संतुलन बना रहना बहुत ही आवश्यक है। ओके, सो आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो आपने यह वीडियो बार बार देखना है और लेसन को समझना है, रीड करना है। ओके, गुड डे।